आग दिखाई दे रहा है। ये पेपर जब मैं आग लगाया तो पहले पेपर सेलुलोज था, अभी मैंने इसमें से डाला है, ये रिएक्शन होगा। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि इसका कलर क्या हुआ। ठीक है, मैं इसको अभी टेस्ट ट्यूब में रख देता हूँ। ठीक है, हाय एवरीवन, दिस इज रवि स्वरूप, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो बच्चा, आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आप देखने आ चुके हो तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि पूरे इंडिया में जितने भी टीचर ने इसे पढ़ाया होगा, अगर आप रैंकिंग करोगे तो ये टॉप 5 लेक्चर में आएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आप 10 मिनट तक ये वीडियो देख गए तो आपका मन करेगा कि आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखो। जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता दूं, माय नेम इज रवि स्वरूप, मेरा नाम रवि स्वरूप है और मैं एक्स फैकल्टी रह चुका हूं बायजूस में और अनअकैडमी में। अनअकैडमी के अंदर प्रीवियस ईयर 2024 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 रही है। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो क्लास 9 पास कर गए हैं, तो सब लोग अपने अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि आपका मार्क्स कैसा गया। ठीक है, तो बच्चा, मैं बहुत कम अपने बारे में बात करता हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि भारत देश के हर कोने से बच्चों को मैंने पढ़ाया है, चाहे जम्मू का बच्चा हो या हिमाचल का बच्चा हो या वाराणसी का बच्चा हो या बिहार में बैठा गया, बक्सर, आरा डिस्ट्रिक्ट का बच्चा हो, दिल्ली नोएडा का बच्चा हो, झारखंड में रांची में बैठा बच्चा हो या बीकानेर राजस्थान में बैठा बच्चा हो या हरियाणा का करनाल में बैठा बच्चा हो, मैंने हर जगह के बच्चों को पढ़ाया है। और मैं सबूत आपको पेश कर सकता हूं कि मेरे से पढ़े हजारों बच्चे हैं जिनका मार्क्स 95 प्लस 90 प्लस आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एग्जामिनेशन में। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट लेक्चर, क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चे, ये जो वीडियो होने वाला है ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन बहुत ही आसान शब्दों में आपको अभी समझा रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसे मान लेते हैं बच्चा कि हम लोगों ने यहां पर मिल्क ले लिया है। क्या लिया है? मिल्क लिया है। ठीक है, दूध लिया है, एक बीकर, एक कंटेनर में दूध ले लिया है। इसमें हम लोगों ने क्या डाला? तो बच्चा, इसमें हम लोगों ने जोरन डाला है। अब कई सारे जो बच्चे हैं जो बिहार के हैं, यूपी के हैं, वो तो समझ रहे हैं कि जोरन क्या है, बट दूसरे जगह के बच्चे को अगर जोरन नहीं पता तो जोरन का मतलब होता है बच्चा लिटिल कर्ड। ठीक है, थोड़ा सा दही को हम लोग जोरन बोलते हैं बिहार में। तो मिल्क लिए, दूध लिए और दूध में क्या मिलाए? जोरन मिलाए, थोड़ा सा दही मिलाए 2 चम्मच। तो बच्चा, इसमें मिल गया। हम लोग इसको छोड़ देते हैं रात भर। सुबह हम आके देखते हैं कि यही हमारा कंटेनर, और बच्चा हम लोग को इसमें क्या मिला? सुबह बच्चा यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? सुबह यहाँ पे हमें मिलेगा कर्ड, मतलब दही। ठीक है, सुबह हमें यहाँ पे कर्ड मिलेगा। हमने रखा क्या था भैया? हमने रखा था ये मिल्क। ठीक है, और उसमें मिलाया था जोरन, और हमें मिल क्या गया? हमें ये मिल क्या गया बच्चा? हमें मिल गया दही, यानी कर्ड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि सर दूध लिए, दूध में जोरन डाले और दही मिल गया, केमिकल रिएक्शन हो गया यहाँ पे। तो बच्चा, होप आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशन के थ्रू हम लोग समझते हैं। डेफिनेशन है बच्चा, डेफिनेशन है अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल सब्सटेंस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म्ड हो विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यही लिखा है बच्चा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने जो आपको समझाया कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहां पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ और इसका प्रॉपर्टीज मिल्क से अलग है। विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना। तो बच्चा, अब मैं आपको बताने वाला हूं केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। तो बच्चा, फिजिकल चेंज मतलब होता है चेंज इन शेप, साइज एंड स्टेट। चेंज इन शेप, साइज एंड स्टेट। किसी का शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए या स्टेट चेंज हो जाए। इसका मतलब, सर अगर हम लोग आइस लेंगे, बर्फ को पिघला देंगे, मेल्ट करेंगे, तो क्या बनेगा? सर वाटर मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा
जब आइस लिए तो आइस क्या होता है, सॉलिड होता है, बट आइस के अंदर भी क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब मेल्ट किए तो पिघल के पानी बन गया, पिघल के पानी बन गया, बट पानी के अंदर भी क्या होता है, H2O। तो इसका स्टेट चेंज हो रहा है, बस सॉलिड से लिक्विड आ गए, सॉलिड से लिक्विड बन गए, बट इसके अंदर जो केमिकल्स है, जैसे बर्फ, जैसे बर्फ के अंदर भी क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, और पिघलने के बाद जब पानी बन गया तो क्या नाइट्रोजन आ गया, नहीं, उसके अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो मतलब सर जिसका शेप, साइज और स्टेट चेंज हो जाए वो फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब क्या होता है सर, केमिकल चेंज मतलब होता है कि जिसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाए, जिसका केमिकल कंपोजिशन, जिस चीज का केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाए वो क्या होता है, केमिकल चेंज। ठीक है, वो केमिकली ही चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये पेपर ले लूं, ये पेपर किस चीज से बना है बालक, ये पेपर बना है सेलुलोज से। ठीक है, हम लोग प्लांट से लेके आते हैं, इसमें क्या है, सेलुलोज है। ठीक है, इसके अंदर केमिकल क्या है बच्चा, सेलुलोज है पेपर के अंदर। अगर हम लोग इस पेपर को आग लगा देते हैं, आग लगाते हैं, देखते हैं कैसा आग लगता है। तो पेपर पे हम लोग क्या किए, आग लगा दिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या हुआ, पेपर में मैंने आग लगा दिया है। जैसे ही पेपर में आग लगा, पेपर का जो सेलुलोज है वो अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो अब राख में कन्वर्ट हो रहा है, ऐश में। ठीक है, तो बच्चा ये जो आग लगा है, इस आग में, ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो आग लगा है, ठीक है, ये आग दिखाई दे रहा है। ये पेपर जब मैं आग लगाया तो पहले पेपर सेलुलोज था। ठीक है, जब अब आग लग गया तो इसमें से क्या निकल रहा है, इसमें से राख निकल रहा है। क्या निकल रहा है, राख, ऐश। अब इस राख में, अगर मैं इस राख की बात करूं, ठीक है, इस राख की बात करूं तो इस राख में क्या है, ये राख है, इस राख में कार्बन है, इसमें अब सेलुलोज नहीं है, इसमें क्या है, कार्बन है, कार्बन सिर्फ, सेलुलोज नहीं है इसके अंदर। तो पहले जब पेपर था तो सेलुलोज था, अब जब राख बन गया, अब जब ये राख बन गया, ठीक है, देखो राख, अब जब राख बन गया तो इसके अंदर क्या है, कार्बन है, इसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया। ठीक, अगर इसी पेपर को, पेपर है सेलुलोज से बना है, अगर मैं फाड़ दूं तो फाड़ने के बाद ये प्लास्टिक बन गया, नहीं, अभी भी ये पेपर ही है। तो ये कौन सा चेंज है सर, ये तो फिजिकल चेंज है। कैसे सर, चेंज इन शेप एंड साइज। सर इसका शेप और साइज बदल गया, पहले भी पेपर था, फाड़ने के बाद भी पेपर ही रहा, केमिकली क्या है, सेम है। केमिकल चेंज हो गया नहीं, बट केमिकल चेंज कब हो जाएगा, जब मैं इस पेपर में आग लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, राख। पहले सेलुलोज था, बाद में राख बन गया, राख यानी ऐश, ऐश में क्या होता है, कार्बन। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक के बाद बच्चा दो चीजें और हैं कि सर रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो देखो, हम लोग इनिशियली जो सब्सटेंस लेते हैं वो होता है रिएक्टेंट। इनिशियली जो रिएक्शन कराने के लिए शुरुआत में जो सब्सटेंस लेते हैं वो है रिएक्टेंट, और रिएक्शन होने के बाद एज ए रिजल्ट हमें क्या मिला था, दही। तो ये हुआ हमारा प्रोडक्ट। एज ए रिजल्ट जो सब्सटेंस फॉर्म्ड हो आफ्टर केमिकल रिएक्शन, दैट इज प्रोडक्ट। और इनिशियली जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये क्या होता है, रिएक्टेंट। सब्सटेंस which take part in the chemical reaction, which take part in chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट हमेशा किधर होता है, राइट हैंड की लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड। और प्रोडक्ट क्या होता है, सब्सटेंस which formed as a result, which formed as a result, जो रिजल्ट के तौर पे सब्सटेंस फॉर्म हो आफ्टर केमिकल रिएक्शन, दैट इज प्रोडक्ट। तो समझ में आ गया होगा सर कि केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे, वो टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था दूध, जोरन और दही का। ये एग्जाम्पल आपको बच्चा बस समझने के लिए है, आपको एग्जामिनेशन में ये नहीं लिखना है। ठीक है सर, एग्जामिनेशन में क्या लिखना है,
तो आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे हमें जो पढ़ना है वो है मैग्नीशियम का पढ़ाई, ठीक है। एनसीईआरटी में एक्टिविटी दिया हुआ है मैग्नीशियम का, और अभी मेरे पास मैग्नीशियम मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं ये एक्सपेरिमेंट करके आपको बिल्कुल दिखाता। मैंने मंगवाया हुआ है मैग्नीशियम, आ जाएगा तो मैं वो क्लिप डाल दूंगा। तो यहां पर देखिए हम लोग बच्चा मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, मैग्नीशियम, और इस मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। मैग्नीशियम रिबन लिए, यहां पे टंग से पकड़े हुए हैं, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग इसको हीट करेंगे। जब हीट करेंगे बच्चा तो क्या होगा, ये राख बन के नीचे गिर जाएगा, ये राख बन के नीचे गिर जाएगा। और जब जलता है ये, तो यहां पर देखिएगा आप, ये चमक रहा है डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ। कैसा जलता है ये, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है। तो हम लोग अगर मैग्नीशियम रिबन को ले लिए, ऑक्सीजन है आसपास, क्योंकि आग कब लगेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही, ऑक्सीजन है आसपास, हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये जल जाएगा, और जलेगा और राख बनेगा, ठीक है। और राख कैसा होगा, तो बच्चा राख होगा ग्रेइश व्हाइट, ठीक है। किसी किसी बुक में व्हाइट है, किसी किसी बुक में ग्रे है, ठीक है, ग्रेइश व्हाइट। तो ये राख बना, और इस राख को हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिएगा मैग्नीशियम लिए, किसके प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। मैग्नीशियम लिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किए, तो बच्चा क्या बना, यहां बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चा ये दोनों चीज क्या हुआ, हमारा रिएक्टेंट, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ये रिबन ले लिए, और ऑक्सीजन हमारे आसपास है, उसके प्रेजेंस में हीट किए, तो ये जल के राख पे से राख गिरेगा यहां से, और राख क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये हुआ हमारा रिएक्टेंट, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ हमारा प्रोडक्ट। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज इट इज, यहां पे देख लीजिए। जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम लोग एयर के प्रेजेंस में जलाएंगे, इट गिव्स व्हाइट डाइजलिंग फ्लेम एंड अ व्हाइट पाउडर। क्या देता है, व्हाइट डाइजलिंग फ्लेम और एक व्हाइट कलर का पाउडर देता है, और वो व्हाइट कलर का पाउडर क्या है बच्चा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यहां पे एक रिएक्शन लिखा है MgO2MgO, तो ये क्या है सर, आप तो ये लिखे हैं बच्चा, ये है हमारा केमिकल रिएक्शन। अब इसी चीज को अगर हम लोग फॉर्मूले के हेल्प से छोटे फॉर्म में लिख दें, मैग्नीशियम को Mg लिख देते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख देते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख देते हैं। अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन को छोटे फॉर्म में सिंबल के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़िए, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग किसके हेल्प से, सिंबल्स एंड फॉर्मूला के हेल्प से। एग्जाम्पल यहां भी दिया हुआ है, जैसे बच्चा मान लेते हैं कि हमने लिखा हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना बच्चा, वाटर, क्या बना, वाटर। अब ये केमिकल रिएक्शन है, इसी चीज को, इन सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट को सिंपल तरीके से फॉर्मूले और सिंबल के हेल्प से क्या लिख सकते हैं। हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं भैया, H2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2, ठीक है, ऑक्सीजन, और क्या बना भैया, वाटर, तो वाटर है H2O। तो आप देखिए ये क्या है, H2O2 H2O, ये सिंबल्स है किसका, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर का। सिंबल्स के फॉर्म में और फॉर्मूले के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए किस चीज को, केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, आया होगा। अब वही चीज जो मैं समझा चुका हूं कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं रिएक्टेंट
केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट और डिसअपियर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्ट करे किसी केमिकल रिएक्शन में, या रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए, डिसअपियर हो जाए। इसका मतलब अगर हम लोग दूध लेते थे और दूध में जोरन मिलाए, अगर हम लोग दूध लिए और दूध में जोरन मिलाए तो क्या यहाँ पे दूध डिसअपियर नहीं हो गया, यहाँ पे तो दही मिल गया। दूध कहाँ गया, जो दूध लिए थे वो दूध कहाँ गया, गायब हो गया। गायब का इंग्लिश डिसअपियर। तो जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हमें दही मिल गया, दूध तो नहीं मिला। तो वही बात यहां लिखा है, तो वही बात यहां पे लिखा है कि केमिकल सब्सटेंस, रिएक्टेंट क्या है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है विच रिएक्ट, जो रिएक्ट करता है, या तो डिसअपियर हो जाएगा, या तो डिसअपियर हो जाएगा किसी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, जैसे हम लोग AgNO3 और NaCl लिए, तो AgNO3 और NaCl बच्चा ये दोनों हुआ हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहां क्या बना हमारा, ये बना हमारा प्रोडक्ट। ठीक, अब यहां पे AgNO3 या NaCl यहां दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वो क्या हो गया, ये दोनों चीज क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। प्रोडक्ट, केमिकल सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो फॉर्म्ड हो और अपीयर हो, जो फॉर्म्ड हो और अपीयर हो। जैसे दही क्या हुआ, दही अपीयर हुआ या बना ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई चीज बन जाए, कोई चीज फॉर्म हो जाए, उसी चीज को जो फॉर्म हो रही है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। बच्चा अब हम ये सवाल देखेंगे, और ये क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड के क्लास 10th के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा है कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज फर्स्ट रब्ड विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को पहले रगड़ते क्यों हैं, किसके पहले, बिफोर बर्निंग। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से रगड़ते क्यों हैं। ठीक है, तो बच्चा ये अगर मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर, किसका, ऑक्साइड बना लेता है। इस लेयर को हटाने के लिए, इस लेयर को जो मैग्नीशियम के ऊपर लग गया है, किसका लेयर है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्साइड बन गया। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, रगड़ते हैं, रगड़ने से ये हट जाता है, रिमूव हो जाता है। एक बार रिमूव हो गया तो फिर ये रिबन जल पाएगा, बर्न हो पाएगा आसानी से। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा, टू रिमूव द लेयर, कैसा लेयर, तो लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी रब इट, रब करते हैं सैंड पेपर के साथ। ठीक है, तो सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक लेयर बना लेता है। इस लेयर को हटाने के लिए हम लोग इस लेयर को रब करते हैं, इससे सैंड पेपर से रब करेंगे तो ये लेयर हट जाएगा और मैग्नीशियम आ जाएगा, और फिर इस मैग्नीशियम को हम लोग गर्म करके जला देंगे। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या क्या खूबी है, क्या क्या होता है किसी केमिकल रिएक्शन से। तो बच्चा पहला है चेंज इन स्टेट, किसी का स्टेट चेंज हो जाना। जैसे हम लोग हाइड्रोजन लिए, ठीक है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है, इसका रिएक्शन कराए ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन भी गैस स्टेट का होता है, क्या बन जाएगा ये, पानी, और पानी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो गैस लिए, दोनों रिएक्टेंट गैस है और गैस से क्या बन गया, लिक्विड, स्टेट चेंज। तो एक केमिकल रिएक्शन क्या कराता है, स्टेट का चेंज। और क्या कराता है सर, एक केमिकल रिएक्शन कराता है चेंज इन कलर, कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ और पहले कुछ और कलर का था, रिएक्शन के बाद कुछ और कलर का हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कराता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई रिएक्शन हुआ उसमें से गैस निकलेगा, बहुत सारे रिएक्शन में होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक बार सारा खूबी हम लोग बस देख रहे हैं। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होना, पहले वो चीज ठंडा था, रिएक्शन हुआ, वो चीज गर्म हो गया, हीट निकल गया, गर्म हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर। और है लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना। सर ये प्रेसिपिटेट क्या है, जानेंगे।
अभी इतना है कि ये पांचों हमारी खूबी है, केमिकल रिएक्शन होने से ये पांचों होता है। फिर से एक बार बोलिए, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड फिफ्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर ये प्रेसिपिटेट क्या है बता दो। तो प्रेसिपिटेट मतलब होता है इनसॉल्यूबल सॉलिड। ठीक है, जैसे एक चीज लिए और इस चीज में हम लोग क्या किए, दूसरा चीज मिला दिए। ठीक है, तो दूसरा चीज पूरा डिसॉल्व हो गया, बट लास्ट में थोड़ा सा बचा रहा जो कि इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल फॉर्म में है, वो डिसॉल्व नहीं हुआ और सॉलिड के फॉर्म में नीचे बचा हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट को क्या बोल सकते हैं, ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जो रिएक्शन के बाद डिसॉल्व ना हो, थोड़ा सा बचा रह जाए लास्ट में, उसी को बोलते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट। तो कई सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जहां पर रिएक्शन हुआ और कुछ सामान बचा रह गया नीचे सॉलिड फॉर्म में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट। और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब बारी बारी हम लोग इन सब का एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला है चेंज इन स्टेट। मैं एग्जाम्पल आपको दे चुका हूं कि हम लोग हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए, क्या बन गया, पानी। पहले था गैस फॉर्म में, बाद में हुआ लिक्विड फॉर्म में, चेंज इन स्टेट। दूसरा है चेंज इन कलर। तो कुछ ऐसे रिएक्शन है जहां पे कलर चेंज होते हैं, जैसे Fe लिए हम लोग, Fe आयरन लिए, इसको किस में डालेंगे, CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में, CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग आयरन नेल डालेंगे, तो क्या मिलेगा, FeSO4, और Fe क्या करेगा, SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और Cu बेचारा अलग हो गया, तो Cu यहाँ पे अलग हो गया। सर इसमें कलर कहां बदला, तो जो CuSO4 है वो CuSO4 का कलर कैसा होता है, सर हमको तो पता ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं, मैं अभी दिखा रहा हूं। CuSO4 का कलर होता है ब्लू। ठीक है, आयरन के साथ रिएक्ट करेगा और ये कलर हो जाएगा लाइट ग्रीन। ठीक, अभी मैं आपको रिएक्शन करके दिखा रहा हूं। ये है मेरे पास कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4। तो ये पाउडर के फॉर्म में होता है, इसको मैं इस टेस्ट ट्यूब में पानी में मिलाऊंगा और एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, सर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया क्या, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। इस वाटर में मैंने क्या मिलाया था, ये पाउडर मिलाया था। ठीक है, फिर थोड़ा सा इसको स्टीयर कर दिया मैंने, आप इसका कलर देख रहे हैं, ये कलर कैसा हो गया भैया, ये कलर हो गया ब्लू, हुआ ना ब्लू, समुंदर ब्लू होता है सर, ब्लू कलर का है। अब इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में हम लोग क्या मिलाएंगे, आयरन नेल। ठीक है, ये आयरन नेल है, ये इसमें मिलाएंगे और मिलाने के बाद देखते हैं इसका कलर क्या होता है। ठीक है, यहां पर ले लिया है आयरन का नेल, आयरन नेल। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये आयरन नेल है, ये आयरन नेल मैं इसमें मिलाऊंगा अभी। ठीक है, ये आयरन नेल मैं इसमें डालने जा रहा हूं। ठीक, ये आयरन नेल इसमें डाल दिया मैंने, आपको दिखाई दे रहा होगा, रिएक्शन होगा। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि इसका कलर क्या हुआ। ठीक है, मैं इसको अभी टेस्ट ट्यूब में रख देता हूं। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे इसका कलर। मैं यहीं पे रख रहा हूं सामने आपके, जो मैंने डाला था कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, और नीचे ये बैठता जा रहा है। और जो कलर है ना, ये ब्लू से थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर का ही होते जा रहा है। बच्चा अब नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या हो रहा है भैया, तो सम रिएक्शन शो द प्रोग्रेस बाय रिलीजिंग सम गैस। ठीक है, जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस अगर हम लेते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, PbO, NO2 और O2 गैस फॉर्म होगा। ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस हमने लिया, ये फॉर्म होगा PbO, NO2 और O2। बच्चा देखिएगा यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन हुआ, क्या था यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो गैस
फॉर्म हुआ। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चा चेंज इन टेम्परेचर के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग ले लेते हैं चूना। ठीक है, हम लोग क्या ले लेते हैं? चूना। चूना में मिलाएंगे पानी। हम लोग क्या लिए? CaO। CaO क्या है? चूना। चूना में क्या मिला है? पानी। ठीक है, पानी चूना मिला दिए तो वहां पे बनता है स्लेट लाइम CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बच्चा यहाँ पे हीट रिलीज होता है, यहाँ पे हीट रिलीज होता है। मतलब टेम्परेचर पहले कुछ और था, रिएक्शन होने के बाद जब प्रोडक्ट बना तो वो गर्म बना। ठीक है, क्योंकि उसमें से हीट निकल रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, तो बच्चा हमने ले लिया है पानी और इसमें हम लोग मिलाएंगे चूना। ठीक है, चूना ले आया हूं मैं चूना। तो बच्चा ये है मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड और इसको मैं डालने वाला हूं वाटर में। यहां ये लिखा हुआ है CaO प्लस वाटर। वाटर है और ये है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो बच्चा ये मैंने चूना मिलाया है पानी में और ये पानी इंस्टेंट, ये पानी गर्म होने लगा बच्चा। ठीक है, ये पानी क्या होने लगा? गर्म होने लगा है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें CaO मिलाया है और जो ये फॉर्म हो रहा है, ये क्या फॉर्म हो रहा है? CaOH का होल ट्वाइस और हीट यहां से रिलीज हो रहा है। देन हम लोग चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या लेंगे बच्चा? Na2SO4। हम लोग लिए Na2SO4 और BaCl2। तो Na2SO4 और BaCl2 लिए, क्या बना? BaSO4 और NaCl। सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड हम लोग लेते हैं तो क्या बनेगा? बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो सर यहाँ पे प्रेसिपिटेट कहां है? ये बच्चा, ये जो चीज है यही है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यही बच्चा इनसॉल्युबल सॉलिड के फॉर्म में नीचे बैठा मिलेगा। पढ़िए एक बार कि प्रेसिपिटेट ये क्या है बच्चा? प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट इज ए सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट क्या है? एक सब्सटेंस है विच सेटल डाउन, जो कि रिएक्शन में क्या होता है? होने के बाद सेटल डाउन, नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। प्रेसिपिटेट इज ए सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है विच सेटल डाउन, जो नीचे बैठ जाता है आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद किस फॉर्म में बैठता है? तो सॉलिड के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल सॉलिड, जो नीचे सेटल हो गया है रिएक्शन के बाद। ठीक है, रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चा इस रिएक्शन को प्रूव करने के लिए मेरे पास है दो चीज, आप लोग देख लीजिए। इस रिएक्शन को प्रूव करने के लिए मेरे पास दो चीज है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बैरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, तो बच्चा मैंने ले लिया है पानी और पानी में मैं मिलाने वाला हूं Na2SO4। क्यों? एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। तो Na2SO4 मैंने, ये Na2SO4 है, मैं इसमें डाल रहा हूं। Na2SO4 किस कलर का होता है? देख लीजिए, ये Na2SO4 व्हाइट कलर का है। किस कलर का है? व्हाइट। तो बच्चा अभी हमने Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का ही होता है। इसमें हम मिलाएंगे बैरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, तो बैरियम क्लोराइड अभी हम लोग ओपन करेंगे, देखते हैं किस कलर का है। बच्चा ये भी व्हाइट पाउडर ही है। क्या है? व्हाइट पाउडर। ठीक है, बच्चा कुछ देर छोड़ने के बाद हम देखते हैं कि हमें क्या मिला इन दोनों के रिएक्शन से। Na2SO4 और BaCl2 के रिएक्शन से हमें क्या मिला? पहले क्या करते हैं कि जो चीज ऊपर वाली चीजें हैं, मतलब सॉल्युबल हो चुका है, जो चीज रिएक्ट कर चुका है, उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो जो नीचे बैठा मिलेगा वही क्या मिलेगा हमें? प्रेसिपिटेट। देखना ये सब चीजें क्या है? रिएक्ट हो चुकी है। बचा हुआ है ना थोड़ा सा, वो क्या है? इनसॉल्युबल सॉलिड, जो रिएक्ट नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए आप, आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे जो व्हाइट व्हाइट बैठा हुआ है ना, यही क्या है? इनसॉल्युबल सॉलिड। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जिसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, जो रिएक्ट नहीं हुआ, नीचे बैठा रह गया। होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अभी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चा जो अभी तुरंत हमने आपको एक सॉल्यूशन दिखाया था कि हमने चूना पानी मिला के क्या बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेक्ट लाइम बनाया था, तो उसमें क्या होता है, हीट रिलीज हुआ था। ठीक है, तो जब हीट रिलीज होता है दैट इज एक्सोथर्मिक, हीट का रिलीज होना, हीट का रिलीज होना इज एक्सोथर्मिक। मैंने फिर से यहाँ पे पानी ले लिया, थोड़ा सा पानी है और मेरे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना है। ठीक है, मैं इसमें पानी मिला रहा हूं और यहां से जो हीट निकलेगा वो मिलाने के बाद निकलेगा। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, पानी और चूना, ये क्या हुआ, रिएक्टेंट। अब मैंने डाल दिया है इसमें। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन हो रहा है, अब जब ये रिएक्शन हो रहा है तो ये पानी नॉर्मल पानी था पहले, अब यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद यहां से क्या हुआ, हीट निकल रहा है। तो हीट निकल रहा है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आते हैं बच्चा इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक का मतलब है हीट देना। ठीक है, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट किधर होगा, रिएक्टेंट के साइड होगा। सिंपल सी बात है सर, एक्सोथर्मिक मतलब हीट का निकलना किधर, प्रोडक्ट हैंड साइड। एक्सोथर्मिक हीट का निकलना प्रोडक्ट हैंड साइड। बट इंडोथर्मिक, इंडो नाम में ही इंडो है, मतलब हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं किधर, रिएक्टेंट हैंड साइड। N2 है ये। ठीक है, 3H2 NH3। तो बच्चा क्या है कि जब हम लोग हीट देते हैं, जब हम लोग हीट देते हैं तो इंडोथर्मिक, जब हीट रिलीज होता है तो एक्सोथर्मिक। डेफिनेशन लिखा हुआ है कि रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ हीट, रिएक्शन इन विच हीट इज लॉस, जिसमें हीट का लॉस हो जाए, हीट रिलीज हो जाए, और जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो जाए, हीट एब्जॉर्ब हो जाए, हीट देना पड़े, दैट इज इंडोथर्मिक। नेक्स्ट अब आते हैं बैलेंसिंग पे, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को, जैसे H2 प्लस O2 H2O, ये एक केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने का नीड क्यों पड़ा, क्यों हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो बच्चा बैलेंस हम लोग इसलिए करते हैं टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए सर हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। भैया अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, बच्चा बच्चा जानता है, इस देश का, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। तो सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है जो मास रिएक्टेंट में है, जो मास रिएक्टेंट हैंड साइड है, मतलब जो मास इधर है वही मास उधर भी होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट। जो मास रिएक्टेंट का है वही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, mass can neither be created nor be destroyed, it only be transformed from one body to another। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि H2 का मास कितना है रिएक्टेंट हैंड साइड में। सर हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का मास 2 होगा, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 2 32, तो टोटल मास कितना 32 प्लस 2 34, कितना हुआ 34। अब यहां देखते हैं हाइड्रोजन 1 का मास 1, 2 का मास 2, ऑक्सीजन 1 का मास 16, कितना हो गया 18। तो बच्चा आप खुद ही देखिए, आप खुद ही देखिए, यहां 34 है और यहां 18 है, क्या दोनों मास सेम है, नहीं सर, मास सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो बैलेंस करके देखते हैं H2 प्लस O2 H2O। तो सर बैलेंसिंग कैसे करते हैं, सर नंबर ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। देखो आप, हाइड्रोजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी एटम है वो इक्वल होने चाहिए। ऑक्सीजन 2 है और यहां ऑक्सीजन तो एक ही है सर यहां ऑक्सीजन तो एक ही है बट यहां 2 है, कैसे करें बैलेंस, सर इसको 2 बना दीजिए, तो यहां 2 लिख पाऊंगा नहीं, कभी भी बैलेंस करने के लिए यहां नहीं लिख सकते, यहां लिख सकते नहीं, सबसे आगे लिख सकते हैं, सबसे आगे यहां पे 2 लिखना पड़ेगा, सबसे आगे 2 लिखना पड़ेगा, यहां नहीं लिख सकते हैं।
तो जब यहां 2 लिखे तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन दिख रहा है ना, 2 हो गया। बट हाइड्रोजन कितना हो गया सर? 2 2 4, 2 पहले से था, 2 ये आ गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। सर यहाँ हाइड्रोजन तो 2 गो है, इसको भी 2 गो बढ़ा देते हैं। समझ में आया? तो ये भी हाइड्रोजन 4, ये भी हाइड्रोजन 4, ये भी ऑक्सीजन 2, ये भी ऑक्सीजन 2। अब ये बैलेंस है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल हो तो बैलेंस है। अब इसका मास देखा जाए तो हाइड्रोजन का मास 2 था पहले, ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया। सर ऑक्सीजन का मास 1 का 16, 2 का 32, टोटल मास कितना हो गया? 34। टोटल मास कितना हो गया? 32 और 4 36। अब यहां देखते हैं H2O, H2O का मास कितना लिखे थे? 18 लिखे थे ना, 18। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिए सर? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करो 18 को, क्या होगा सर? होगा 36। 18 दूनी 36। सर ये भी 36, ये भी 36। सर मास इक्वल हो गया। सर मास इक्वल हो गया, कैसे हुआ सर? मास इक्वल बैलेंसिंग के बाद हुआ, पहले नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करना पड़ा, तो जब बराबर कर दिए तो अपने आप मास इक्वल हो गया। तो इसीलिए टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक। अब बच्चा यहाँ पे एक सवाल लिखा है कि वाई एवरी इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। बैलेंस क्यों होना चाहिए? अभी मैंने तुरंत बताया कि क्यों होना चाहिए बैलेंस, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए यहाँ पे लिखा है एक केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। क्यों होना चाहिए? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर कोई पूछे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, अब तो आप लोग बता दोगे क्या है सर? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, दोनों का मास इक्वल। और बैलेंस करते कैसे हैं सर? नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट में है उसको नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के इक्वल कर देते हैं, ठीक। यहां पे कुछ बैलेंसिंग इक्वेशंस का यहां पे कुछ बैलेंसिंग समझाया गया है बच्चा, ठीक है। ये हुआ हमारा आरएचएस साइड और ये हुआ हमारा एलएचएस साइड, ठीक है। मतलब ये रिएक्टेंट साइड हो गया, ये प्रोडक्ट साइड हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ए कितना है? 2 है ना। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए 2, नंबर ऑफ एटम ऑफ बी 2। यहाँ पे ए कितना है? 1, बी कितना है? 1। सर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, क्या करना पड़ेगा 2 करने के लिए? 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए, किसके सर? एलएचएस और आरएचएस में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए। अब यहाँ पे देखो आप Zn दिया है, यहाँ पे Zn दिया है, यहाँ पे Zn 1 है, यहाँ पे भी Zn 1 ही है। यहाँ पे Cl कितना है? Cl 2 है, यहाँ पे Cl 2 है, क्योंकि बैलेंस है ये पहले से 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। अब जैसे यहाँ पे अगर बैलेंस नहीं होता तो कैसे लिखा होता? देखिए आप Fe प्लस H2O क्या बना? Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है। Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O क्या बना? Fe3O4 प्लस H2, इसको बैलेंस करना है। सर बैलेंस करने के लिए जो तरीका होता है, जो टेबल बना के हम लोग करते हैं, जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है, उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में कैसे सवाल आता है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ये मैं चैलेंज देके आज अभी बता रहा हूं कि बैलेंसिंग से बच्चा 1 क्वेश्चन पक्का आएगा और ये आपका 1 नंबर का सवाल आ रहा है आपके अगले साल के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर? सर इसको बैलेंस करेंगे, नंबर ऑफ एटम। Fe का कितना एटम है यहाँ पे? 1। उधर सर 3 है, इधर 3 है, इधर 1। बड़ी नाइंसाफी है, क्या करना पड़ेगा? इसको 3 करना पड़ेगा। 3 करने के लिए सर आगे 3 से मल्टीप्लाई। अब आते हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितना है? 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है सर। ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 4 है। तो जब यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना होगा? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन तो 4 हो गया, बट सर हाइड्रोजन का मामला गड़बड़ा गया है। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 2 8 और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। तो हाइड्रोजन को वहां 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
सर 2 है और 8 बनाना है, तो किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाए, बताइए। 2 में किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाए, बताइए। तो 2 में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 4 से, 4 2 8, तो हम लोग यहाँ पे H2 के आगे 4 लगा देंगे। अब सारे एटम्स यहाँ पे क्या है, बैलेंस हो गए। एक सवाल है यहाँ पे बच्चा, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हम लोग हीट करेंगे ना, PbNO3 का होल ट्वाइस है, मतलब लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो बनता है PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। यही तो बच्चा, इसको आप लोग बैलेंस करिए, ठीक है, इसको आप लोग बैलेंस करिए। आपको मैं टाइम दे रहा हूं, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। तो बच्चा आप लोगों ने इसे बैलेंस कर लिया होगा अब तक। तो देखिए, हम लोग को ना बैलेंसिंग में कई बार प्रॉब्लम हो जाता है जब ऑक्सीजन एक से ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग का बैलेंसिंग का एक रूल है कि सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, और उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, और सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। अगर हम इस तरीके से बैलेंसिंग करते हैं तो कभी हमारा कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, चाहे इधर ऑक्सीजन एक से ज्यादा भी हो जाए तो भी। चलिए, अब जैसे हम लोग यहां पर पीबी देखेंगे, क्योंकि पीबी मेटल है, लीड यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, आगे बढ़ जाएंगे। एन नाइट्रोजन, क्योंकि नॉन मेटल देखना है ना, तो नॉन मेटल क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहां पे कितना है, 2 है। अब यहां नाइट्रोजन कितना है, सर 1 ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 बना दिए। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 3 2 6। अब यहां पे कितना है ऑक्सीजन, 1 2 2 4 1 5 2 2 4। यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4 4 2 6 1 7। यहां पे ऑक्सीजन है 7 और यहां पे ऑक्सीजन है 6। सर ये तो बड़ी नाइंसाफी है, जिधर बढ़ा रहे हैं उधर ही 7 है, उधर 6 है, अब कैसे इक्वेट करें। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है बच्चा। अब हम लोग ना, जब ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस नहीं है तो अपने मन से सीधा पीबी के सामने हम लोग नंबर बढ़ा देते हैं। पहले पीबी के सामने क्या था, कुछ नहीं था, मतलब 1 था। अब पीबी के सामने हम लोग नंबर बढ़ा के 2 लिख दिए अपने मन से, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड है ये, अपने मन से 2 लिख दो। अब पीबी कितना हो गया, अब पीबी हो गया 2। सर अब यहां तो एक ही है, तो यहां भी 2 कर देते हैं, अब पीबी यहां भी 2 हो गया। पीबी के बाद फिर से नाइट्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 और 2, पहले से 2 था, अब 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो नाइट्रोजन कितना, 4। सर यहां तो 2 एगो है, तो 4 करना पड़ेगा, तो 4 कर देते हैं। सर इस 2 को हटा दीजिए, ये 2 हटेगा तभी तो 4 आएगा। सर 2 हटा और 4 आ गया। अब नाइट्रोजन यहां 4, यहां भी 4। अब क्या बचा, सर हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन ही बचा है। तो ऑक्सीजन को देखते हैं, रिएक्टेंट हैंड साइड में कितने हैं सर। सर पहले था 3 2 6, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितने हो गए ऑक्सीजन, 12। रिएक्टेंट हैंड साइड में 12 है। अब उधर प्रोडक्ट में देखा जाए, सर पहले था 7, अब देखते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2, 8 2 10 2 12। सर यहां भी 12, यहां भी 12, मतलब सर अब हर एटम बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग कैसे किए, समझ में आया होगा, ठीक है। अब बच्चा ये जो रिएक्शन है ना, इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज भी बता देता हूं कि लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस को हीट करेंगे, हीट का ये क्या है, सिंबल है, ठीक है, हीट का क्या है, सिंबल्स है बच्चा। अब यहां पे ना ये जो किस कलर का होता है, ये होता है व्हाइट कलर का। लीड नाइट्रेट किस कलर का होता है बच्चा, व्हाइट पाउडर होता है। इसको हीट किए ना तो बना PbO लीड ऑक्साइड, और ये जो है ये है येलो कलर का लीड ऑक्साइड, प्लस NO2 प्लस O2। तो बच्चा NO2 और O2 ये 2 चीजें और फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है बच्चा, कलर भी चेंज हो रहा है और ये हीट का सिंबल्स है। सर अब तक आपको बैलेंसिंग करने आ गया होगा कि किस तरीके से बैलेंसिंग करते हैं। अब यहां पे एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि बैलेंसिंग जब करते हैं ना, जैसे H2 O2 H2O, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए O यहां 2 है तो यहां 2 कर दिए, O 2 हो गया, H 4 है तो H 4 है, ठीक है।
अब यहाँ पे इसको हम लोग ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका फिजिकल स्टेट मेंशन करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस होता है तो ब्रैकेट में स्मॉल जी लिख देते हैं फिजिकल स्टेट मेंशन करने के लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में जी लिख दिए, ऑक्सीजन गैस है ब्रैकेट में जी लिख दिए, H2O लिक्विड है ब्रैकेट में लिक्विड लिख दिए। तो हम लोग उसका फिजिकल स्टेट मेंशन करते हैं, ऐसे कोई गैस है तो गैस, लिक्विड है तो लिक्विड, सॉलिड है तो सॉलिड, एक्वस है तो एक्वस। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होगा एक्वस क्या होता है, बट आप लोग समझ गए हैं। एक्वस मतलब ऐसा चीज जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। अगर कहीं प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, अगर कहीं प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रिएक्शन किए थे, उसमें क्या फॉर्म हुआ था, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था। तो जब कहीं प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उसमें हम लोग क्या पुट करते हैं बालक, जैसे यहाँ पर BaSO4, जैसे यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था BaSO4, ठीक है। तो हम लोग प्रेसिपिटेट के लिए एरो डाउन करते हैं, क्या करते हैं, एरो डाउन, ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। गैस फॉर्म हुआ तो गैस के लिए एरो अप करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कोई भी इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। सर प्रेसिपिटेट, किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ उसके लिए एरो डाउन, किसी रिएक्शन में गैस फॉर्म हुआ उसके लिए एरो अप, किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है या हीट का इन्वॉल्वमेंट है तो सर एरो लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपली हीट लिख सकते हैं, ठीक है। और फिजिकल स्टेट मेंशन करना। तो इन सब चीजों से जो इक्वेशन बैलेंस हुई है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगती है, ठीक है। अभी मैं आपको टेबल के फॉर्म में बताता हूं। जैसे ये सवाल है H2O2 H2O, ठीक है। ये अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो हम लोग सर एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में जितने एटम्स हैं उसको लिख लो, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कोई तो है नहीं, बस यही दो एटम है। एक तरफ लिख दीजिए रिएक्टेंट, एक तरफ लिख दीजिए प्रोडक्ट, टेबल बन गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं सर, दो है तो दो लिख दीजिए। प्रोडक्ट हैंड साइड में कितना है, दो है तो दो लिख दीजिए। ऑक्सीजन कितना है सर, दो है तो दो लिख दीजिए। ऑक्सीजन कितना है सर, एक है तो एक लिख दीजिए। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि सर पहले मेटल को करेंगे, फिर नॉन मेटल को करेंगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो सर मेटल नॉन मेटल सर छोड़िए, ऑक्सीजन है सर पहले, ठीक है। तो ऑक्सीजन को पहले करेंगे। यहाँ दो है और यहाँ एक, क्या करेंगे सर, सर यहाँ दो है और यहाँ एक, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो सर प्रोडक्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन जहां होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रोडक्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर यहाँ क्यों नहीं किए, नहीं कर सकते हैं, सबसे आगे ही करेंगे, ठीक है, सबसे आगे ही करेंगे, ठीक है। अब हम लोग वापस से टेबल बनाएंगे, वापस से रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड लिखेंगे, वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखेंगे। अब फिर से मिलाइए, रिएक्टेंट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना, दो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना, दो। अब यहां तो ये दो बन गया है, देखिए ऑक्सीजन तो दो बन गया है, बट हाइड्रोजन देखोगे ना आप तो दो और दो सर चार बन गया है। कितना बन गया, चार, और यहां तो दो ही है। तो बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट हैंड साइड में हाइड्रोजन में क्या किया जाए, चार करने के लिए सर दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार बन जाएगा। तो सर रिएक्टेंट हैंड साइड में हाइड्रोजन में चार, दो से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन में दो से मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। टेबल बना के हम लोग बैलेंस करते हैं, आपके टेबल बना के हम लोग बैलेंस करते हैं बुक के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग। बट आपके एग्जामिनेशन में कभी ऐसा देगा ही नहीं, तो हम लोग जैसे अभी सीखे ना डायरेक्टली वैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे हार्ड यही होता है कि एक से ज्यादा यहाँ पर जब दिया रहेगा तो ये हार्ड होता है। तो इसको कैसे करना है मैंने आपको बता दिया कि पहले मेटल को करेंगे, उसके बाद एक बार देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो वापस से यहाँ नंबर बढ़ा देंगे। जब नंबर बढ़ाएंगे तो फिर 2pb तो 2pb, ठीक है। अब 2pb हो गया, नाइट्रोजन दो तो चार हो गया, तो नाइट्रोजन चार हो गया, ठीक है। अब अपने आप देखिए, 3 दूनी 6 और 2 ऑक्सीजन 12 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 2 8, 8 2 10, 10 2 12 है, सब कुछ बैलेंस है, ठीक। तो होप आपको बैलेंसिंग पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन।
तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके नाम में ही छिपा है बेटा कंबाइन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, मतलब एडिशन, मतलब अगर एक ए है एक बी है, ये दोनों कंबाइन हो गया तो ए बी कॉम्बिनेशन, ऐड हो जाना, ठीक है। तो a reaction in which a single product is formed from two or more reactant, दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट दे, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, पानी लिया था, मैंने क्या लिया था, पानी लिया था और पानी में क्या मिलाया था, चूना मिलाया था। तो पानी और चूना ये दो चीज हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, दो चीजें हो गई, मैंने मिलाया और क्या बना, स्लेक्ट लाइम, मतलब सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बना, सिंगल प्रोडक्ट, स्लेक्ट लाइम। तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे प्रोडक्ट एक ही होगा, रिएक्टेंट दो या तीन हो सकता है, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे यही एक्सपेरिमेंट मैंने करके दिखाया था कि वाटर लिया और वाटर में CaO डाल दिया, क्या डाला, CaO डाला, और यहाँ पे बबल्स निकल रहा था, मैंने भी आपको दिखाया है एक्सपेरिमेंट में। और पानी गर्म हो गया क्योंकि हीट रिलीज होता है, बट प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। और ये क्या है बच्चा, CaO को बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम में ही है डिकम्पोज मतलब ब्रेक होना, डिकम्पोज मतलब ब्रेक होना, टूटना, ठीक है। एक कोई बड़ी सी चीज लेंगे, वो छोटे छोटे चीजों में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन जब बड़ी सी चीज को तोड़ना है तो क्या देना पड़ेगा सर, एनर्जी लगाना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एनर्जी लगाएंगे तभी तो टूटेगा। जैसे कि आपका मार्क्स खराब आएगा तो आपके पापा मम्मी आप पे क्या लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे, आपको तोड़ने के लिए आप पे एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो बच्चा अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट करेंगे, ये हीट का सिंबल है, तो क्या बनेगा, CaO और CO2, ठीक है, CaO प्लस CO2। तो एक बड़ी सी चीज छोटे छोटे दो चीजों में टूट गया, ठीक है। तो हम लोग एनर्जी दिए ना हीट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो बच्चा अभी मैं आपको वही समझा रहा हूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है, ठीक है, ब्रेक हो जाना या स्प्लिट हो जाना, किसका सर, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाना मतलब टूट जाना। जैसे हम लोग PbNO3 का होल ट्वाइस लिए, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा सर, टूट जाएगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो ये क्या है भैया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हो गया। बट तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए हम लोग एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। वो एनर्जी कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का, या तो हीट दे सकते हैं, या तो सनलाइट दे सकते हैं, या तो सर इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकते हैं। तो जो सब्सटेंसेस हीट के वजह से टूटे उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो चीज सनलाइट के वजह से टूटे उसको क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो चीज बिजली इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से टूट जाए, ठीक है, जो हम लोग एनर्जी देंगे वो क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी देंगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। यहां पे आपको लिखा हुआ है, पहला है टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो बच्चा हीट के वजह से, यहां पे क्या लिखा है, हीट के वजह से ब्रेक हो जाए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी में, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग क्या लेते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4 लिए। तो पहले FeSO4 किस कलर का होता है, FeSO4 होता है ग्रीन कलर का,
ग्रीन कलर का होता है, इसको हम लोग हीट किए, हीट करेंगे तो क्या बनेगा Fe2O3। Fe2O3 किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का, ठीक है, ग्रीन है, ग्रीन को हीट किए तो ब्राउन बना, और SO2 और SO3 में स्प्लिट हो गया। ये जो दो गैसेस निकली है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये नेचर में कैसा होता है भैया, एसिडिक होता है नेचर में। कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर में। सवाल घुमा फिरा के पूछ सकता है कि इन दोनों गैसेस को अगर हम लोग लिटमस पेपर पे चेक करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों गैसेस को लिटमस पेपर पे, क्योंकि एसिडिक है ना, तो क्या होगा भैया, ब्लू से रेड बन जाएगा, लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। चलो ये तो दूसरी बात हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, तो सर हम लोग फेरस सल्फेट लिए, इसके अंदर ना कुछ पानी के कण थे, क्या थे, पानी के कण थे, इसके अंदर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। अब हम लोग जब हीट करेंगे ना, जैसे ही हीट करेंगे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, चले जाएंगे, और जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स हटे, ये कौन सा कलर का हो जाएगा, ये हो जाएगा व्हाइट कलर का, डर्टी व्हाइट, और इसी को बोलते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस FeSO4, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। सर एनहाइड्रस क्यों बोलते हैं, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, एनहाइड्रस का मतलब होता है जिस चीज में पानी का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, सूख चुका है वो, ठीक है। तो पहले हम लोग ये लेंगे, ये किसके फॉर्म में होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट लिए क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो इसके अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल है वो चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल इवोपोरेट हो गया तो क्या बना, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बना, व्हाइट कलर का, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट दिया है कि पहले था ये FeSO4 ग्रीन कलर का, इसको हीट किए ब्राउन बन गया, बट मैं आपको समझा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि पहले था ग्रीन, हीट किए तो पानी मॉलिक्यूल्स चला गया, जब वाटर उड़ गया तो बन गया व्हाइट कलर का, और हीट किए और हीट किए तो हमें Fe2O3 मिला जो कि ब्राउन कलर का मिला, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, भले डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बट ये आपके एग्जामिनेशन में घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है। इसको थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट है, क्या है, हीट है। नेक्स्ट, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें भैया सनलाइट के हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से कोई चीज ब्रेक हो जाए, स्प्लिट हो जाए। तो AgCl को हम लोग चाइना डिश में रखे, देखिए आप, ये है चाइना डिश, हम लोग चाइना डिश में क्या रखे, AgCl रखे। अब जैसे ही सनलाइट इस पे पड़ा, जैसे ही सनलाइट AgCl पे पड़ा तो AgCl क्या हुआ, टूट गया, Ag अलग और Cl2 गैस अलग, ठीक है। तो सनलाइट आया तो जैसे ही यहाँ पे पड़ा ये ब्रेक हो गया, Ag अलग और Cl2 गैस उड़ गया। तो जो सिल्वर है ये किस कलर का होता है, ये होता है ग्रे कलर का। पहले ये किस कलर का था सर, पहले था व्हाइट कलर का। तो व्हाइट कलर का पाउडर हम लोग यहाँ पर रखे, हम लोग यहाँ पे व्हाइट कलर का पाउडर रखे, जिसका नाम क्या है सर, AgCl है। इसको हम लोग धूप में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सनलाइट में। तो सन से जो लाइट आया, सन से जो लाइट आया, वो लाइट के वजह से ये AgCl ब्रेक हो गया, Ag और Cl2 गैस में, गैस तो उड़ गया, बचा क्या, Ag। और Ag किस कलर का मिला हमें, ग्रे कलर का। Ag हमें मिला किस कलर का, ग्रे कलर का हमें Ag मिला, Ag हमें मिला ग्रे कलर का। ये अपने आप कैसा बन गया, ग्रे बन गया, ठीक है। अभी मैं जूम करके दिखा रहा हूं ग्रे कलर, देखो आप, जैसे हम लोग इस व्हाइट को धूप में रखे ये ग्रे कलर का बन गया, क्योंकि इसमें Ag है, सिर्फ Cl2 गैस बन के उड़ गया, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे एक और इसका एग्जांपल है AgBr, सेम होता है, AgBr को भी धूप में रखेंगे तो Ag अलग Br2 अलग, सेम ये व्हाइट कलर का होता है और सेम ये ग्रे कलर का बन जाता है Ag, ठीक है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं बच्चा, इसका यूज हम लोग करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। किसमें करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये यूज आपको एग्जाम में
पूछ सकता है कि कहाँ यूज करते हैं दोनों का, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है, क्योंकि व्हाइट कलर का होता है, जैसे ही धूप में ले जाएंगे क्या हो जाएगा, वो चमकने लगेगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, जो एनर्जी देंगे तोड़ने के लिए वो क्या दे रहे हैं सर, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। ये पानी है, पानी में बिजली पास कराए, पानी क्या हो गया, टूट गया H2 और O2 में। यही है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि किसी बड़े चीज को छोटे में तोड़ देना, किसके हेल्प से, एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी क्या देंगे सर, बिजली, 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 इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे बच्चा हम लोग वाटर लिए हैं, ये क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर लिए हैं, यहाँ पे 2 रॉड लगाए हैं, क्या लगाए हैं, 2 रॉड लगाए हैं। सर रॉड क्यों लगाए हैं, तार क्यों नहीं लगाए हैं, तो अगर हम लोग तार लगा देंगे, बैटरी से कनेक्ट करके तार लगा देंगे तो क्या होगा, तार पानी में टच हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए हम लोग पानी में क्या डालते हैं, रॉड डालते हैं, और ये रॉड क्या है, इलेक्ट्रोड है, क्या है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड 2 टाइप का होता है, कैथोड और एनोड। इलेक्ट्रोड 2 टाइप का होता है, कैथोड और एनोड। इलेक्ट्रोड क्यों यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड 2 रॉड क्यों यूज करते हैं सर, क्योंकि अगर तार डालेंगे तो तार पानी में सट जाएगा, क्योंकि पानी क्या है, फ्लूइड है, बट सर रॉड डालते हैं ताकि ना सटे, शॉर्ट सर्किट ना हो। और इस रॉड का काम क्या है सर, इस रॉड का काम है बिजली को पास कराना, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है। तो हम लोग यहाँ पे बैटरी लिए हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये बैटरी ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे होता है सिंबल बैटरी का, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस। तो जहां प्लस है ना बच्चा, इस वाले इलेक्ट्रोड पे क्या सिंबल आ गया, तो जहां प्लस है ना बच्चा, ये बैटरी का प्लस वाला साइड है जो कनेक्ट हुआ है इससे, तो इस सब पे क्या आ गया, प्लस साइन आ गया। और जहां माइनस है ना, तो माइनस वाले साइड क्या आ गया, सारा माइनस साइन आ गया, ठीक है। अब जहां माइनस साइन है, जहां माइनस साइन है, उस वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। तो याद कर लीजिए, कैथोड क्या है सर, इलेक्ट्रोड है, जो क्या होता है सर, माइनस होता है। एनोड क्या है, एनोड सर एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है, एक रॉड है, एक रॉड जो बिजली पास कराए उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। सर इसका नेचर प्लस होता है, ये है नेचर। तो सर जो कैथोड है ये अट्रैक्ट किसको करेगा, अब ये खुद माइनस में है, मैं खुद माइनस में हूं, मैं किसको अट्रैक्ट करूंगा सर, ये कैथोड प्लस को अट्रैक्ट करेगा, और ये खुद प्लस में है तो किसको अट्रैक्ट करेगा सर, ये एनोड माइनस को अट्रैक्ट करेगा। एक ट्रिक बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं कि एनोड में क्या है, एनोड नाम में ही एन है, क्या है, एन है। तो जहां एन है, एन मतलब निगेटिव, तो ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है, निगेटिव चीजों को। और दूसरा कैथोड में एन नहीं है तो ये पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा। बट इसका खुद का नेचर क्या है, कैथोड का निगेटिव, एनोड का पॉजिटिव। क्यों सर, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये पॉजिटिव हुआ, ये हुआ हमारा एनोड, ठीक है। और जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो हुआ कैथोड, ठीक। याद करने का ट्रिक क्या बता रहा हूं बार बार, कि देखो भाई ये रॉड है, ये अगर माइनस है तो ये किसको अपनी ओर खींचेगा, प्लस वाले को। तो कैथोड क्या है सर, माइनस है, तो ये किसको खींचेगा, पानी में क्या है, H2O, मतलब सर H प्लस होता है, तो हाइड्रोजन ये अपनी ओर खींचेगा, क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को ये अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है सर, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन को ये अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस होता है और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो ऑक्सीजन कहाँ आ गया सर, यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज था सर, इस इलेक्ट्रोड पे प्लस चार्ज था, ओ पे माइनस था, तो माइनस वाला सर यहाँ आ गया, अब प्लस वाला यहाँ आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से एक बार देखिएगा सर। देखिए बात ऐसा है कि ये वाला प्लस से कनेक्टेड है तो ये प्लस है, ये वाला माइनस से कनेक्टेड है तो माइनस है। सर जो माइनस है वो प्लस H प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है, और जो प्लस है वो O2 माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है। सर जो प्लस वाला है वो एनोड है, वो एनोड है, जो माइनस वाला है वो कैथोड है। तो कैथोड किसको अट्रैक्ट किया सर, हाइड्रोजन को, प्लस वाले को,
और एनोड किसको अट्रैक्ट किया? सर ये खुद प्लस में है, एनोड खुद प्लस में है, तो माइनस में कौन सा है? ऑक्सीजन, उसको अट्रैक्ट किया। तो बच्चा ये है ये है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब होता है अगर A प्लस BC है, तो अगर मान लेते हैं कि ये B मेटल है और A भी मेटल है, मेटल को हटा देगा, ठीक है, ये नॉन मेटल है, C को नहीं हटाएगा। अब A मान लेते हैं कि ज्यादा ताकतवर है, तो जो कम ताकतवर है B, उसको क्या करेगा? धक्का दे देगा। A B को धक्का देके C के साथ दोस्ती कर लिया और बेचारा B दूर बैठा रो रहा है। क्या? दूर बैठा रो रहा है। क्यों? क्योंकि बेचारा कमजोर है ना, कमजोर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस नाम में ही क्या है? डिस, नाम में क्या है? डिस प्लस प्लेस, मतलब उसके प्लेस से उसको हटा दिया गया है, उसके प्लेस से उसको हटा दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बच्चा अभी मैंने एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया था, हमने लिया था CuSO4 प्लस Fe, ठीक है। तो Fe क्या है? ज्यादा ताकतवर है, तो Cu को बेचारा लात मार के बाहर निकाल देगा। क्या बचेगा? FeSO4 प्लस Cu। बेचारा Cu दूर बैठा है, बेचारा Cu यहां से निकल के अकेला बैठा है, उदास बैठा है। FeSO4 के साथ बॉन्ड बन गया। तो सर Fe ज्यादा ताकतवर है तो Cu को डिस्प्लेस कर दिया। ये किसका एग्जांपल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज। यहां पे इसलिए दिया है कि जैसे ना मैं यहां पे लिखा CuSO4 प्लस Fe, ठीक है। अब आप देखो रिएक्टिविटी सीरीज में, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसको याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है। वो ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले है सर कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी। कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी। पीबी मतलब लीड, फिर भी H मतलब हाय, फिर भी हाय। Cu मतलब क्यों, Hg मतलब मरकरी, फिर भी क्यों मिली। Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब ऑडी। तो एक बार देखिएगा फिर से। सर ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताता है? सर ये रिएक्टिविटी सीरीज बताता है कि कौन ज्यादा ताकतवर, कौन कमजोर। तो जो ज्यादा ऊपर है, ऊपर वाली सारी चीजें नीचे वाले से ताकतवर है। जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे लेस रिएक्टिव, कमजोर होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा उसका पावर। तो ऊपर जो रहेगा वो ताकतवर रहेगा। सर इसका यूज कहां करते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में करते हैं। जैसे अभी हमने लिया CuSO4 प्लस Fe। अब आप लोग बताओ, इसमें दो चीजें हैं, एक Cu है एक Fe है। खुद देख के बताओ कि कौन ज्यादा ताकतवर है, Cu या Fe? Cu या Fe? तो देखिए Fe कहाँ है? यहाँ है। Cu कहाँ है? यहाँ है। तो Cu यहाँ है, Fe यहाँ है। ऊपर कौन? सर ऊपर कौन? ऊपर कौन है? Fe है सर। Fe ऊपर है, Cu नीचे। जो ऊपर है वो ज्यादा ताकतवर, जो नीचे है वो कमजोर। तो Fe ताकतवर है, ताकतवर है यानी Cu को हटा देगा। सर Fe Cu को हटा दिया और SO4 के साथ बॉन्ड बना लिया, बेचारा Cu अलग हो गया, बेचारा Cu अलग हो गया। तो ये Cu अलग हो गया, बेचारा Cu अलग हो गया। तो FeSO4, Fe ताकतवर था तो Cu को हटा दिया। कहां से मालूम चलता है कौन ताकतवर? यही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो सर ये रिएक्टिविटी सीरीज से मालूम चलता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर 3 में वापस से देखना है, एनसीईआरटी बुक में दिया है, एक बार फिर से दोहराइए। तो सर कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो ये ट्रिक है। असली में मेटल कौन सा है? K मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम।
एल मतलब अल्युमिनियम, Zn मतलब जिंक, Fe मतलब आयरन, Pb मतलब लीड, H मतलब हाइड्रोजन, Cu मतलब कॉपर, Hg जिसके लिए मैंने मिली लिखा है उसका मतलब है मरकरी, देन Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड। ठीक है, अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन का एक्सचेंज। जैसे ए बी सी डी है, आयंस मतलब सर जैसे ये ए बी है ना, तो ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस, सर जिसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज हो उसको आयंस बोलते हैं। आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ए चला गया डी के साथ और सी चला गया बी के साथ, एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ और एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ। जैसे आप देखिए यहां पर Na2SO4 है, यहां पे BaCl2 है, तो Na सोडियम है यानी मेटल, मेटल के ऊपर प्लस चार्ज, आयन है, SO4 के ऊपर -2 चार्ज, तो सर ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। BaCl2, बैरियम क्या है, मेटल है, तो प्लस चार्ज, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो माइनस चार्ज। सर जिसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज हो वो आयंस होता है। आयंस का अदला बदली, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज, वही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। एक बार डिस्प्लेसमेंट नहीं, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज। सर ये जो प्लस है ना, Na प्लस इस वाले के Cl के साथ माइनस के साथ बॉन्ड बना के NaCl बना लिया। क्या बना लिया, NaCl। कैसे बना लिया, सर ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों रिएक्ट कर गया, और सर ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गया, BaSO4 बन गया। तो सर आयंस का एक्सचेंज होता है यहाँ पे, समझ में आ गया ना। जैसे AB है और CD है, तो सर पहले आपको ये देखना है कि आयंस बन रहा है कि नहीं। आयंस मतलब जिसपे प्लस माइनस चार्ज हो, तो A पे सर प्लस चार्ज, B पे माइनस, C पे प्लस चार्ज, D पे माइनस। सर अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ AD बन जाएगा, प्लस सर अब B माइनस और C प्लस, ये दोनों आपस में BC बन गया। यही तो लिखा है यहाँ पे। अब बच्चा यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ा, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या आता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट का, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है और यहाँ BaSO4 फॉर्म हुआ, एरो डाउन है। एरो डाउन मतलब सर ये व्हाइट पीपीटी, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ बैरियम सल्फेट का। ठीक है, और ये रिएक्शन भी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लास्ट रिएक्शन की तरफ, जो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो बच्चा रिडॉक्स इसके नाम में ही क्या है, रिड प्लस ऑक्स, जिसका रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सर अब रिडक्शन क्या है, अब रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है, ये बता दीजिए। सर अब रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन, सर अब रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन ये बता दीजिए। तो नाम देखिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी, नाम में ही क्या है, ऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन। और इसका उल्टा है हाइड्रोजन, जब O प्लस हुआ तो H क्या होगा, घट जाएगा, रिड्यूस। सेम यहाँ पे रिडक्शन, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, माइनस, जब ऑक्सीजन का माइनस तो हाइड्रोजन का प्लस। तो याद करने का क्या ट्रिक है सर, सर देखिए रिडक्शन है ना, हमेशा ऑक्सीजन को पहले रखना है। रिडक्शन मतलब घटना, ऑक्सीजन घट गया, जब ऑक्सीजन घट गया तो हाइड्रोजन बढ़ा, उल्टा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, उल्टा क्या है, हाइड्रोजन का रिमूवल। तो ये हुआ रिडक्शन, ये हुआ ऑक्सीडेशन। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ये दोनों हो उसको बोलते हैं
रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए ये एग्जांपल है, ZnO से Zn बना, यहां ऑक्सीजन था, यहां ऑक्सीजन नहीं है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लॉस कहां होता है? O माइनस, रिडक्शन। ये क्या है? ये है रिडक्शन, ये है रिडक्शन। अब यहां देखिए C से क्या बना सर? C से बना CO, यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहां पे C था, ऑक्सीजन नहीं था, उधर CO, ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऑक्सीजन ऐड कहां होता है? ऑक्सीडेशन। कहां होता है? ऑक्सीडेशन। तो सर ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक और एग्जाम्पल है CO2 प्लस H2, क्या बना? CO प्लस H2O। अब आप लोग देखिएगा यहां O कितना था? 2 था, इधर कितना O है? 1 O, यानी यहाँ पे 2 O था, यहाँ पे 1 O, यानी 1 O का क्या हुआ? लॉस। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, ये रिडक्शन है। यहां पे हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन है क्या? नहीं, उधर जाके क्या मिला? ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें मिली, वो रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें दो चीजें हैं, क्या क्या सर? रेड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्वेश्चन बार बार बनता है इन चीजों से, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है रेड्यूसिंग एजेंट और क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो कितना आसान सा चीज है, आप लोग इसी रिएक्शन में मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी रिएक्शन के अंदर आपको दिखाऊंगा। आप लोग देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है ZnO से Zn, यहां क्या हुआ है सर? यहां हुआ है रिडक्शन, और यहां क्या हुआ है? Cu से CO, यहां हुआ है ऑक्सीडेशन। अब एक चीज देखो आप लोग, जिस चीज का रिडक्शन हो, किसका रिडक्शन हो रहा है सर? ZnO का हो रहा है। देखो हो रहा है ना रिडक्शन ZnO का, तो रिडक्शन का उल्टा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? ZnO। फिर से देखिए, किस चीज, अगर पूछा सवाल कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नाम ऑक्सी है ना, उसका उल्टा करिए, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? रिडक्शन ZnO का हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ZnO। अगर पूछे कि रेड्यूसिंग एजेंट बताइए, RA, रेड्यूसिंग एजेंट, अगर पूछे कि रेड्यूसिंग एजेंट बताइए, तो रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूस का उल्टा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नीचे हो रहा है, ऑक्सीडेशन C का हो रहा है, देख लीजिए ऑक्सीडेशन C का हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का उल्टा रेड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ? C, कार्बन हुआ। ठीक है, अब ये सवाल का जवाब आप लोग खुद दीजिए कि इसमें रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। एक बात याद रखिएगा, जो रेड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमेशा हमेशा रिएक्टेंट हैंड साइड ही होता है, प्रोडक्ट हैंड साइड, मतलब CO और H2O नहीं होगा, वो इन दोनों में से ही कोई होगा। कैसे पहचानेंगे? जिस चीज का रिडक्शन हो रहा था उसको हम लोग OA बोल दिए, उसको हम लोग OA बोल दिए ZnO को, और जिस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा था उसका उल्टा रेड्यूसिंग एजेंट बोल दिए। तो बच्चा यहाँ पे आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, आपका लास्ट रिएक्शन है, यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम आपके लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन एवरीडे लाइफ। हमारे डे टू डे लाइफ में क्या क्या इफेक्ट होता है? तो बच्चा दो इफेक्ट होता है, पहला है कोरोजन और दूसरा है रैंसिडिटी, दूसरा है रैंसिडिटी। तो बच्चा हम लोग सबसे पहले रैंसिडिटी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोरोजन हम लोग को डिटेल में चैप्टर 3 में पढ़ना है, मेटल नॉन मेटल में। तो बच्चा रैंसिडिटी क्या होता है? जैसे हमारे पास खाना है और इस खाने में क्या है? ऑयल या फैट है, ऑयल या फैट है खाने के अंदर, ठीक है।
अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका क्या होगा सर? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और जैसे ही खाने के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ तो खाना क्या हो गया सर? उसका स्मेल जो है ना वो बहुत पंजेंट स्मेल करेगा, जला हुआ गंदा स्मेल करेगा, ठीक है। प्लस सर उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, इसका मतलब जो खाना है वो कैसा हो गया सर? खाना रैंसिड हो गया, खाना खराब हो गया, ठीक है। तो फिर समझिएगा मेरी बात को, अगर हम लोग पनीर कढ़ाई बनाए, हम लोग क्यों बनाएंगे? विनोद ने बनाया पनीर कढ़ाई, विनोद को पनीर कढ़ाई बहुत पसंद है, उसके पापा मम्मी बाहर गए हैं, उसने पनीर कढ़ाई बनाया, ब्रेकफास्ट में पनीर कढ़ाई खा लिया, टिफिन में पैक करके बैग लेके चला गया स्कूल पनीर कढ़ाई लेके, और स्कूल में भी पनीर कढ़ाई खाया, घर आके भी पनीर कढ़ाई खाया। लेकिन इतने टाइम तक ये पनीर कढ़ाई कहाँ रखा था? फ्रिज में नहीं सर, किचन में रखा था, एज इट इज किचन में। तो वहां पे ऑक्सीजन होगा? हाँ सर होगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पनीर कढ़ाई को क्या हुआ सर? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ऑक्सीडेशन ही होता है, तो सर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हुआ। किसका? पनीर कढ़ाई का। तो ऑक्सीडेशन इंस्टेंट नहीं होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे। सुबह बना के गया था, दोपहर तक तो ठीक था, अब जब रात हुआ तो रात में फिर सोचा, कौन? विनोद, कि अभी भी पनीर ही खाऊंगा। गया पनीर खाने, जैसे ही निकाला गंदा स्मेल किया, जैसे ही टेस्ट किया और एकदम कड़वा गंदा, तो उसका टेस्ट चेंज हो गया था और उसका स्मेल भी गंदा कर रहा था। ऐसा होता है गर्मी के दिनों में, आप लोग बनाइएगा पनीर कढ़ाई और चेक कर लीजिएगा। सर पनीर कढ़ाई में ही क्यों? और भी चीजों में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जिस भी चीज में तेल है उस चीज में होगा। पनीर कढ़ाई बनाने के लिए ऑयल डालते हैं ना, तेल मिलाते हैं, तो बिल्कुल होगा। सर अब जो ये पनीर कढ़ाई हुआ वो कैसा हो गया? रैंसिड हो गया, गंदा हो गया, उसका स्मेल और टेस्ट खराब हो गया। नेक्स्ट सर इसको बचा कैसे सकते हैं? तो सर हम लोग खाने को ना फ्रिज में रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं सर? फ्रिज में रख के बचा सकते हैं। हम लोग फ्रिज में रखते हैं ना, ज्यादा टाइम तक चलता है, तो खाने को फ्रिज में रख सकते हैं। सर खाने को हम लोग डार्क प्लेसेस में, अंधेरे जगह पे रख के थोड़े टाइम तक चला सकते हैं। खाने को वैक्यूम में पैक कर सकते हैं, मतलब जहां पे हवा ही ना हो, जहां पे एयर ऑक्सीजन होगा ही नहीं, वहां पे ऑक्सीडेशन कैसे होगा? ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। और क्या कर सकते हैं सर? सर हम लोग उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे। क्या मिलाएंगे? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को ना होने दे, तो एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। और क्या करते हैं? चिप्स के पॉकेट में, चिप्स का पॉकेट आता है, इसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन भर देते हैं। क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन। जो हमें लेज कुरकुरे होता है वो पैकेट फुला फुला क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। क्यों सर? अगर पहले से ही नाइट्रोजन है आसपास तो ऑक्सीजन वहां जा ही नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन यहां जा ही नहीं पाएगा क्योंकि पहले से नाइट्रोजन है। तो हम लोग नाइट्रोजन से पैक कर सकते हैं उसको, इसको, चिप्स को। क्यों? क्योंकि सर चिप्स में भी क्या होता है सर? ऑयल होता है, तेल होता है, छानने के लिए तेल से छानते हैं। या तो एयर टाइट कंटेनर, एकदम टाइट कंटेनर में पैक कर देंगे तो खाना बच जाएगा। तो खाने को कैसे कैसे हम लोग बचा सकते हैं, प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं सर? एकदम टाइट कंटेनर में पैक कर देते हैं सर, फ्रिज के अंदर डाल देते हैं, और सर वैक्यूम क्रिएट करके वैक्यूम में रख देते हैं सर। वैक्यूम मतलब जहां पे एयर ही ना हो। और क्या कर सकते हैं सर? एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे, एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे तो भी प्रिजर्व हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं सर? चिप्स वाला पैकेट में ना हम लोग नाइट्रोजन भरते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ना आ पाए। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग खाने को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। तो होप आपको पूरा लेक्चर ये वन शॉट समझ में आ गया होगा। ये मैं गारंटी देता हूं कि ये लेक्चर पूरे भारत देश में आज तक का टॉप 5 लेक्चर में है। भले ये वीडियो बच्चों तक पहुंच ना पाए, बस जिन भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच रहा है आप लोग प्लीज शेयर कीजिएगा। यार मैं सुबह 10 बजे से वीडियो बना रहा हूं और अभी शाम के 5 बज चुका है। बिना रुके वन शॉट में ये वीडियो बना रहा हूं ताकि एक्सपेरिमेंट कर करके बना रहा हूं, और हर एक्सपेरिमेंट को मैंने यहाँ पे आपके सामने दिखाया है। तो ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यार इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट आपके किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।